हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बैक टू द फ्यूचर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, एक इकोनॉमिक आर्टिकल है और बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है। फिर भी इस आर्टिकल में से जो भी आप वोकेबलरी और ग्रामर सीखेंगे आप इस क्विज पे करेंगे अप्लाई। इससे क्या होता है, आपको मालूम चलता है आपने कितना सीखा। इसको ज़रूर से कोशिश दें वीडियो के शुरू में ही, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको इसका सोल्यूशन लाइव। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे बैक टू द फ्यूचर। ये जो इसने टाइटल लिया ना, एक बहुत ही फेमस मूवी सीरीज़ के नाम से लिया है। इसके 3 पार्ट्स हैं मूवी के, बैक टू द फ्यूचर। उस मूवी की भी कुछ ऐसी कहानी है और वैसे ही हिंदुस्तान की भी है। हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर की तरफ जा रहे थे, एक बहुत ही अच्छे भविष्य की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से हम चले गए पास्ट में। अब उस पास्ट में से फिर से हमने रिकवरी की है और फिर से उस भविष्य की तरफ लौट रहे हैं। समझे मेरी बात को? हम बैक टू द फ्यूचर हो रहे हैं, फिर से तरक्की की तरफ इंडिया आगे जा रहा है। जो फ्यूचर में होना था फिर से वो होगा। अब बात किसकी हो रही है? ऑन रिबाउंड ऑफ इंडियन इकॉनमी। बात हो रही है इंडियन इकॉनमी में रिबाउंड की, फिर से नई उछाल की। रिबाउंड मतलब फिर से बाउंस बैक करना, गिर के खड़ा होना, ओवरकम करना। चलो आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। उससे पहले रिबाउंड नाम के वर्ड को देखें। देखो, री मतलब फिर से, बाउंड मतलब जंप। बाउंड का मतलब होता है एक उछाल। इसी से आपने रिबाउंड नाम का वर्ड बनाया है और इसी से ही लीप्स एंड बाउंड्स नाम की इडियम बनती है। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ही फास्ट। जब आप लीप एंड बाउंड्स के हिसाब से कुछ काम करते हैं तो आप उछल उछल करके, भाग भाग के उस काम को करते हैं। समझ गए ना? बाउंड्स के साथ प्राइवेटाइजेशन विल हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन लॉन्गर टर्म। प्राइवेटाइजेशन जो है वो हेल्प करेगा इंक्रीज करने में एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को। और कैसे? लीप्स एंड बाउंड से, बहुत ही तेजी से, लॉन्गर टर्म में, है ना, आगे जाकर के कुछ सालों के बाद। चलो आगे बढ़े टाइटल पैराग्राफ की तरफ। अब एक लाइक और एक शेयर हर रोज़ की तरह जरूर से इस वीडियो को दें। कह रहे द इकॉनमी मे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स बट चैलेंजेस लूम। कह रहे इकॉनमी हो सकता है इमर्ज हो गई हो, इकॉनमी हो सकता है उभर करके निकल आई हो। कहाँ से? वुड से, जंगलों से। वुड्स का मतलब जंगल। तो हो सकता है खतरे से या जंगल से इकॉनमी निकल आई हो, लेकिन चैलेंजेस अभी भी लूम करते हैं। चैलेंजेस अभी भी हमारे सर पे लटके हैं। लूम का मतलब क्या होता है? आपके सर पे होवर शैडो करना या होवर करना, है ना, आपके सर पे लटकना। तो आज भी चुनौतियां सर पे खड़ी हैं। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़, ये एक ईडियम होती है, फ्रॉम द वुड्स, इन द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल। मैंने लिखा नहीं है, आज रह गई गलती से। वुड्स का मतलब होता है जंगल, और जंगल का मतलब होता है खतरा। तो वहाँ से हमने ईडियम बना दी है। अगर आप इन द वुड्स हैं तो आप खतरे में हैं, अगर आप आउट ऑफ द वुड्स हैं आप खतरे से बाहर हैं। और इकॉनमी जो है वो इमर्ज हुई है फ्रॉम द वुड्स, मतलब खतरे से ही बाहर निकली है। समझ गए ना? ऐसे ही ईडियम बनती है। इकॉनमी सब्जेक्ट, मे हैव इमर्ज्ड आपकी वर्ब, चैलेंजेस आपका दूसरा सब्जेक्ट, लूम उसकी दूसरी वर्ब। इमर्ज के बाद में, ओरिजिनेट के बाद में, एमिनेट के बाद में, सरफेस के बाद में, अराइज के बाद में। सबका मतलब होता है कहाँ से आप निकल रहे हो, कहाँ से आप पैदा हो रहे हो, है ना, कहाँ से कौन सी चीज़ निकल के आ रही है। सब के बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स है, ठीक है ना। तो ओरिजिनेट फ्रॉम लगाओगे, एमिनेट फ्रॉम लगाओगे, और लगा दूंगा एक और, चलो एक और लगा देता हूँ, स्टेम फ्रॉम। इन्हीं का एक सिनोनिम है स्टेम, तो स्टेम के बाद में भी फ्रॉम आता है। चलो अब एक समरी मैं आपको दे दूँ किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हमारी इकॉनमी जो अर्थव्यवस्था है वो नेगेटिव टेरिटरी में थी, नेगेटिव में चल रही थी, अब वो आ गई है पॉजिटिव में इस क्वार्टर में। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है एक काम तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नेगेटिव में चलती रहती तो मंदी का जो है ना खतरा, उससे हम जो है जूझते। कह रहा है उस खतरे से हम बाहर आ गए हैं पॉजिटिव में आने से। लेकिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव आना लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपको चैलेंजेस को भी ध्यान रखना है आगे वाले, इसको पॉजिटिव में बनाए रखना है। समझ गए ना? बस यही आज इसकी समरी है कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, उन चैलेंजेस को आगे देखो और उसको वैसे पॉजिटिव बनाए रखो। आज की टोन है टेक्निकल, और दूसरी आज की टोन है प्रिडिक्टिंग। आगे को प्रिडिक्ट कर रहा है और टेक्निकल जाके प्रिडिक्ट करेगा, है ना, बिल्कुल तकनीकी के साथ। आपको देखेगा बहुत सारे वर्ड्स दिखाएगा, है ना, तकनीकी वर्ड्स। शुरू करें। हर रोज़ की तरह बताऊंगा। इंग्लिश को शुरू से अगर एक ट्राई देना चाहते हो, आप चाहते हो इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन के आपका उभरे,
तो इन आर्टिकल्स को देख करके खाली ये नहीं होगा आपको अपने बेसिक्स पे भी काम करना है। बेसिक्स पे मैं आपको काम करवा चुका हूँ चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट में, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप शुरू से लास्ट तक चला करके देखो, आपको इंग्लिश बेसिक से सिखाई गई है ना। 2 वीक में 3 वीक में पूरा कर लो, उसके बाद आप जब पढ़ोगे ना इन चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। कल रात को प्रेपोजिशन की वीडियो आ चुकी है, पार्ट नंबर 33। इन्हीं के नीचे आपको पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट मिलती हैं, पहली एसएससी के लिए, दूसरी बैंक्स के लिए। एसएससी बैंक्स के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, सीएचएसएल का पेपर आ रहा है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, इन प्लेलिस्ट में आपको सिखाता हूं मैं। मेंबर बन के इनका फ़ायदा उठा सकते हो। ज्वाइन बटन पे प्रेस करके छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना आपको अपना, और आप इन प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं। शुरू करें। आफ्टर 2 quarters of a sharp contraction, India's economy is estimated to have rebounded out of a technical recession to record feeble growth in the October-December 2020 period, with GDP rising by 0.4% and GVA by 1%। कह रहे 2 क्वार्टर्स के बाद, 2 तिमाहियों के बाद, आफ्टर 2 quarters। और किसके 2 क्वार्टर्स? बहुत ही तीखी कॉन्ट्रैक्शन के, बहुत ही बड़ी आई सिकुड़न के। कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइनस में जाना, सिकुड़न होना, किसी चीज़ का कम होना है ना, लेवल। तो कह रहे 2 क्वार्टर्स की कमी के बाद, सिकुड़न के बाद, अब जो ये इकॉनमी है ना इंडिया की, ये एस्टिमेटेड है, इसको ऐसा बताया जा रहा है कि ये रीबाउंड कर चुकी है, हैव रीबाउंडेड, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये फिर से उछल करके बाहर निकल चुकी है। और कहाँ से निकली है? आउट ऑफ, यहाँ से एक टेक्निकल रिसेशन के। टेक्निकल रिसेशन मतलब तकनीकी तौर पे एक मंदी के, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है कि वो रिकॉर्ड करे एक फीवल ग्रोथ को, रिकॉर्ड करे एक बिल्कुल हल्की सी जो है बढ़त को। और कब? अक्टूबर से दिसंबर के 2020 के पीरियड में। तो 2 क्वार्टर के बाद जो तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर वाला, उसमें हमने थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ को जो है रिकॉर्ड किया है। अब ये कैसे रिकॉर्ड हुई है? हमारी विद के साथ ही जीडीपी के राइज करने के 0.4% और जीवीए के राइज करने के 1%। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए का मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, आप नेट पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ है इस बार तीसरे क्वार्टर में जीडीपी और ये जीवीए थोड़ा सा बढ़ गए, हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए, हल्की सी ग्रोथ हमें दिखी। ऐसा हुआ है 2 क्वार्टर्स की सिकुड़न के बाद। समझ गए सेंटेंस को? इंडिया की इकॉनमी सब्जेक्ट है, इज एस्टिमेटेड, पैसिव में इसकी वर्ब है। फीवल मतलब बहुत ही कमज़ोर, वीक, फ्रजाइल। फीवल ग्रोथ का मतलब है 0.4% की ग्रोथ आई है। कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो, लेकिन आई है, बस यही अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, चीज़ों का कम होना, लेवल, है ना। एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी आप किसी चीज़ के बढ़ने या घटने की बात करते हैं, मेरी सैलरी बढ़ गई है 50% से, जीडीपी घट गई है 4% से, तो आप बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। याद रखना हमेशा इस चीज़ को, है ना। कोई भी चीज़ कितने से बढ़ेगी और कितने से घटेगी ये बताएगी बाय प्रेपोजिशन। चलो आगे बढ़ें। कह रहे द ओवरऑल नंबर आर नॉट सरप्राइजिंग। कह रहे जो टोटल नंबर आए हैं ना कुल मिलाकर के, ये 4%, 0.4% है ना, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। हमें पता था अगर ग्रोथ होगी भी तो इतनी ही हो पाएगी, है ना। कोविड के बाद में रिकवरी में टाइम लगेगा। तो ओवरऑल नंबर आर नॉट सरप्राइजिंग। कह रहे जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस पैंडेमिक लॉकडाउन and the subsequent case surge took the wind out of mobility and economic activity in the first half of the fiscal year. The unlocking phase that was largely complete by the late September brought back a semblance of normalcy, with pent-up and festival demand, spurring spending and helping reboot production lines. ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, आपको बस सिर्फ इतना करना है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाओ। कह रहे बिल्कुल वैसे ही, जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही। जस्ट मतलब वैसे ही, एज मतलब वैसे ही, जस्ट मतलब बिल्कुल। अच्छा कैसे भाई? जैसा कि शॉर्ट नोटिस पैंडेमिक लॉकडाउन, बिल्कुल बिना नोटिस के ना, एक रात पहले मोदी जी ने बोला कि लॉकडाउन लगेगा, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे जो पैंडेमिक का लॉकडाउन था, और उसके बिल्कुल बाद में आने वाला सब्सिक्वेंट केस सर्ज था। केस सर्ज मतलब केसेस में कोविड के जो उछाल था, अचानक से रातों रात लाखों केस आ गए। कह रहे बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दोनों चीज़ों ने, इस लॉकडाउन ने और केसों में आने वाली उछाल ने, सब्सिक्वेंट थी जो बाद में आई। कह रहे इन दोनों ने टुक द विंड आउट ऑफ किया, इन दोनों ने हवा निकाल दी, पंक्चर कर दिया, डिफ्लेट कर दिया। किसको? हमारी मोबिलिटी को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाने की एबिलिटी को, मोबिलिटी को, और आर्थिक गतिविधियों को। अच्छा कब हुआ? फर्स्ट हाफ में, पहली 6 माही में इस फिस्कल ईयर की। कह रहे बिल्कुल जैसे ये काम हुआ था ना,
कोरोना लॉकडाउन लगा, केस बढ़े, हमारे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी की हवा निकल गई। कह रहे जैसे ये काम हुआ, और कह रहे जो इकोनॉमिक फेज अनलॉकिंग फेज था जिसने जो कि लार्जली कंप्लीट हो गया था सितंबर के द्वारा, कह रहे वैसे ही ये जो फेज था ना ये ब्रॉड बैक ले आया, ये फिर से ले आया। और किसको? एक नॉर्मल सी की सेम्बलेंस को, एक नॉर्मल दिखने वाली एक अपीयरेंस को, कि सब कुछ चंगा सी है ना, ऐसी भावना को। और ये कैसे लाया? पेंट अप और फेस्टिवल डिमांड के, ये जो दो टाइप की डिमांड है, एक तो फेस्टिवल्स आने के कारण, और दूसरी जो दबी हुई थी 6 महीने से लोगों ने खर्चा ही नहीं किया था क्योंकि घर में बैठे थे। कह रहे इन दोनों डिमांड के स्पोर करने के साथ ही, एनकरेज करने के साथ ही स्पेंडिंग को, हमारे खर्चे करने को, और हेल्प करने को कि हम रिबूट करें प्रोडक्शन लाइंस को, फैक्ट्रियां वगैरह फिर से काम करें और प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन लाइन रिबूट हो। समझे मेरी बात को? तो कह रहे जैसे लॉकडाउन ने देश की हवा निकाली थी, उसी तरीके से अनलॉकिंग फेज ने फिर से देश में जान फूंकी, नॉर्मलसी लेकर के आया। इसने दबी हुई और फेस्टिवल डिमांड के दम पे पूरी अर्थव्यवस्था में स्पेंडिंग को एनकरेज किया और प्रोडक्शन लाइंस को रीबूट कर दिया, फिर से फैक्ट्रियां काम करने लगी। ऐसे बना है सेंटेंस। अब देखो देखने वाली चीज़ें जो नोट करनी है। पैंडेमिक, लॉकडाउन और केस सर्च की वर्ब है टुक, ठीक है। अनलॉकिंग फेज की वर्ब है ब्रॉट बैक, और दैट की वर्ब है वॉज। अब ये जब ब्रॉट बैक किया, इसी वक्त इसके दो पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। पहला है स्परिंग, दूसरा है हेल्पिंग। जब ये फिर से लेकर के आया नॉर्मलसी को, सामान्य हालातों को, तभी ये दोनों चीज़ें, फेस्टिवल डिमांड भी और ये जो है हेल्प कर रही थी और सपोर्ट कर रही थी इकोनॉमी को, है ना। दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाला, कॉन्सिक्वेंट बोल दो, रिजल्टिंग बोल दो, टेक द विंड आउट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की हवा निकाल देना, है ना हिंदी में। पेंट अप मतलब दबा हुआ। अगर आपकी डिमांड 6 महीने से कुछ खर्चा नहीं हुआ है तो दब गई है, अब अचानक से लोग खर्चा करेंगे जैसे उनके हाथ में पैसा आएगा। बढ़े आगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना। स्पोर करना मतलब इंसाइट करना, इनकरेज करना, और सेम्बलेंस मतलब दिखावा, अपीयरेंस। कह रहे एग्रीकल्चर रिमेन्ड द रेजिलियंट बुलवॉक in the third quarter as well, with farm GVA rising by 3.9% after being the sole sector to clock growth in the preceding 2 quarters. कह रहा एग्रीकल्चर बना रहा, और क्या बना रहा? एक बुलवॉक, एक सपोर्ट। और कैसा सपोर्ट? रेजिलियंट, हार ना मानने वाला, गिर के भी खड़ा हो जाने वाला। कह रहा है एग्रीकल्चर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही टफ, बहुत ही इलास्टिक सपोर्ट बना रहा हमारा तीसरे क्वार्टर में भी। और कैसे ही? फार्म के ग्रोथ वैल्यू एडिड के जीवीए इंडेक्स के राइज करने के साथ ही इतने टका। और कब होने के बावजूद अकेला वो सेक्टर जिसने क्लोक किया है, जिसने पोस्ट किया है ग्रोथ को, विकास को, आने वाले पहले 2 क्वार्टर्स में भी, प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स में भी। तो एग्रीकल्चर के दम पे ही हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर्स में जब सब कुछ नेगेटिव में था, एग्रीकल्चर पॉजिटिव में था, और तीसरे क्वार्टर में भी पॉजिटिव बने रहने में इसी की भूमिका बहुत बड़ी है ना। इसीलिए रेजिलियंट बुलवॉक, ऐसा सपोर्ट जो गिरने का नाम ही नहीं लेता। समझ गए? वर्ड्स देख लेना। बुलवॉक मतलब सपोर्ट, सपोर्ट के लिए एक वर्ड है मेन स्टे, मेन प्लस में स्टे, है ना। रेजिलियंट आपको मालूम है, जो गिर के भी हार ना माने, फिर से खड़ा हो जाए, रेजिलियंट। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन resurfaced from a collapse to expand 1.2% and 6% रिस्पेक्टिवली। अब बताएगा बाकी 2 सेक्टर्स की। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये रीसरफेस हुए, फिर से उभरे। अब ध्यान देना, सरफेस के बाद में, एमिनेट के बाद में, इमर्ज के बाद में, अराइज के बाद में, स्टेम के बाद में, सब इसके सिनोनिम है सरफेस के, है ना। आप फ्रॉम को लगाते हैं, ध्यान दिया करो इन प्रेपोजिशंस का। कह रहे ये दोनों सेक्टर जो हैं फिर से सरफेस हुए हैं। फ्रॉम कहाँ से हुए हैं? एक कोलैप्स से, एक लुढ़क जाने से, है ना। और जो कितना हुआ एक्सपेंड इनका, अब 1.2% और 6% क्रमशः। तो एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का 1.2% और कंस्ट्रक्शन का 6%। ऐसे ये दोनों उभरे हैं लुढ़क जाने के बाद, कोलैप्स हो जाने के बाद। कह रहे बोथ दीज सेक्टर्स had been under stress even before the pandemic, posting contraction starting from the second and third quarters of 19-20। कह रहा है ये दोनों सेक्टर जो हैं कोरोना के आने से पहले ही स्ट्रेस में थे। बोथ दीज सेक्टर्स हैड बीन अंडर स्ट्रेस, दबाव में थे, इवन बिफोर द पैंडमिक। अच्छा कैसे थे भाई दबाव में? पोस्ट करते हुए सिकुड़न को, कॉन्ट्रैक्शन को, जो स्टार्ट हो गई थी तीसरे और दूसरे क्वार्टर से ही 19-20 के। तो जब कोरोना नहीं आया था ना, तभी से दोनों दबाव में थे। कोरोना के बाद तो बहुत बुरे से नीचे गिरे। कह रहे डिस्पाइट द सेंटर्स पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज
कॉन्ट्रैक्टेड 1.5% लास्ट क्वार्टर। कह रहे बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद सेंटर के उस दबाव के, पुश के, जो था सरकार के खर्चे का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, कह रहे इसके बावजूद ये तीनों ही सेक्टर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज, ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर गए एक साथ 1.5% पिछले क्वार्टर में। सेंटर बहुत सारा खर्च कर रहा था ताकि इन तीनों के अंदर थोड़ा सा बढ़त आए, लेकिन उस खर्च के बावजूद तीनों में कमी हुई है 1.5% की लास्ट क्वार्टर में। हाउएवर इन्वेस्टमेंट डिमांड is estimated to have rebounded with fixed capital formation posting positive momentum after several quarters driven perhaps by public spending। कह रहा हालांकि जो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है, जो FDI या FII है, वो एस्टिमेटेड है कि वो रीबाउंड कर चुकी है, वो फिर से उछल करके आ चुकी है सामने। और कैसे, किस चीज़ के साथ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के पोस्ट करने के साथ ही पॉजिटिव मोमेंटम को, पॉजिटिव रफ्तार को, और कब, कई क्वार्टर्स के बाद। कह रहे जो कि ड्रिवन बाय है, जो कि शायद आगे बढ़ाई गई है पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा। तो कह रहे पब्लिक स्पेंडिंग ने इसको तो नहीं बढ़ाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, और ये सब शायद पब्लिक स्पेंडिंग ने ड्रिवन किया है ना। अब इसमें टेक्निकल मत जाना, सर ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सीए थोड़े ना बनना है आपको तो उस पर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, वहाँ पे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको आपको तोल के देखना वो क्या कह रही है ना। तो अंदर ना जाकर के सिर्फ इसको ट्रांसलेट ही करेंगे। डिमांड की वर्ब है इज एस्टिमेटेड, मोमेंटम का मतलब है रफ्तार, ड्रिवन बाय मतलब कौन सी चीज़ किसने आगे लाया है, कोई कौन सी चीज़ कैसे आगे आई है ना। कह रहे मोस्ट वरिंगली रिटेल, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.7%। कह रहे सबसे वरिंग बात यही है कि ये जो सारी जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जहाँ से ज़्यादातर लोगों को इकोनॉमी में रोजगार मिलता है, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिटेल, ये सब के सब सिकुड़ गए हैं 7.5% से 7.7% से। कह रहे डिस्पाइट द Q3 अपटिक, द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर प्रोजेक्ट एन 8% contraction in the GDP, wider than the 7.7% estimated in January। थोड़ा आपको पढ़ने में बोरिंग लग सकता है, बहुत सारे आंकड़े आए हैं, पर मैं आपको सही तरीका बताता हूँ इनको पढ़ने का। एक पेपर लिया करो और जो जो ये चीज़ बता रहे हैं ना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको लिख लो, ये सारे, इसके आगे -7.7%, इसके आगे प्लस में 1.5%, जो भी है। लास्ट में जब इन आंकड़ों को आप पढ़ोगे ना तो पूरी स्टोरी बन जाएगी। बस इसको पढ़ने का यही तरीका है इन आर्टिकल्स को, ठीक है ना। अब देखो ये बता रहा है यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है बावजूद Q3 की अपटिक के, अपटिक का मतलब होता है हल्का सा उछाल, इसका मैं मीनिंग लिखना भूल गया, अपटिक का मतलब है हल्का सा उछाल। तो कह रहे बावजूद Q3 में हल्की सी ग्रोथ के, जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है, और किसके, नेशनल इनकम में, और कब, पूरे ईयर के लिए। ये जो एडवांस एस्टिमेट है प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं 8% के कॉन्ट्रैक्शन को हमारी अर्थव्यवस्था में, जो कि वाइडर है, जो कि ज़्यादा बड़ा है उस 7.5% के जो एस्टिमेट किया गया था जनवरी के अंदर। समझे मेरी बात को। तो जनवरी में हमने सोचा था कि इतनी ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी ओवरऑल पूरे साल की जीडीपी में, लेकिन Q3 के अपटिक के बाद में हमने फिर से प्रोजेक्ट किया और हमने पाया कि 7.5 नहीं बल्कि 8% होगी। तो कह रहा है अब कुछ ख़राब बातें भी हैं, वो एक एक करके बताएगा, है ना। कह रहा ये एडवांसेस की वर्ब है, एस्टिमेट्स की वर्ब है प्रोजेक्ट। कह रहा दिस पार्टली में भी या मे पार्टली भी ड्यू टू द NSO रिवाइजिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स GDP श्रिंकेज टू 24.4% फ्रॉम द 23.9% कैलकुलेटेड अर्लियर। अब रीजन बता रहा है क्यों हमारी कमी जो है 7.5 से 8% पे आई। कह रहा है ये आंशिक तौर पे पार्टली हो सकता है, और कैसे हो सकता है, ड्यू टू किस कारण से, NSO के रिवाइज करने के कारण, और किस चीज़ को, पहले क्वार्टर की GDP श्रिंकेज को, और कहाँ से कहाँ तक, 24.4% से 23.9% तक जो कैलकुलेट की गई थी अर्लियर। तो इस वजह से भी एक आंशिक तौर पे ये हो सकता है ना। अब इसमें देखने वाला एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू वर्सिंग ओविंग टू, है ना, ड्यू टू वर्सेस ओविंग टू। अगर सेंटेंस को ब्रेक करके समझ लोगे तब तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, रट्टा मार के कभी नहीं आएगा। माई गुड मार्क्स आर ड्यू टू ओविंग टू माई हार्ड वर्क, मेरे अच्छे मार्क्स हैं वो कारण से हैं, ड्यू टू या ओविंग टू मेरे हार्ड वर्क के, दोनों का मतलब होता है कारण से। लेकिन ध्यान रखें ड्यू टू एक एडजेक्टिव है और ओविंग टू एक एडवर्बियल फ्रेज बनाता है, ड्यू टू एक एडजेक्टिवल फ्रेज बनाता है। तो माई गुड मार्क्स अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो ड्यू टू या ओइंग टू जो भी लगेगा माई हार्डवर्क के साथ मिलकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएगा, ये पूरा एक एडजेक्टिवल फ्रेज बनेगा।
अगर ऐसा है, ये पूरा एडजेक्टिव ही बनने वाला है, तो उस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे ड्यू टू को। समझ गए ना? एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने वाला होता है ड्यू टू, ये पूरा बना देगा एडजेक्टिवल फ्रेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और एडवर्बियल बनाने वाला होता है ओविंग टू। ठीक है, अब देखो, आई अचीव्ड अ गुड स्कोर ड्यू टू ओविंग टू माई हार्डवर्क। मैंने अचीव किया एक अच्छे स्कोर को कारण से मेरे हार्डवर्क के। ड्यू टू और ओविंग टू का मतलब तो वही होता है, लेकिन इनका डिफरेंस है यूज़ में। अब देखो, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट, अचीव आपकी वर्ब, अ गुड स्कोर आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आपको मिल गए हैं, अब एक एडवर्ब चाहिए जो कि रीजन बताएगी क्यों आपने स्कोर लिया। अगर एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन चाहिए तो ड्यू टू आप लगाएंगे, ओइंग टू आप लगाएंगे, ड्यू टू को निकाल देंगे। ठीक है ना? आई अचीव्ड अ गुड स्कोर ओइंग टू माई हार्डवर्क। अब देखो, अब टाइम है एक ट्रिक का। अगर इतना आपने समझ लिया है तो ट्रिक से समझेंगे। अगर ओविंग टू आप लगा रहे हैं तो वो ओविंग टू सेंटेंस के शुरू में भी आ सकेगा। मान लो यही सेंटेंस है, ओइंग टू माई हार्डवर्क, ये मैं शुरू में ले आऊँ, इस ड्यू टू को निकाल दो। समझ गए ना? ओइंग टू माई हार्डवर्क आई अचीव्ड अ गुड स्कोर। अब यहाँ से आपने इस वाले सेंटेंस को टेस्ट कर लिया, ये सेंटेंस में ओविंग टू का यूज़ सही है। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उस पूरे फ्रेज को ला करके शुरू में रख दें। अगर वो सेट बैठ रहा हो तो ओविंग टू आएगा, अगर वो शुरू में सेट ना बैठ रहा हो तो ड्यू टू आएगा, है ना? इसीलिए रूल बनाए, ड्यू टू से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज जो है इस तरह का शुरू में सेट बैठेगा ही नहीं। आगे बढ़े, चलो। कह रहे हाँ, द लेटेस्ट नंबर्स ऑल्सो मे बी टेकन एज एन इंडिकेटर at best, with the NSO stressing that estimates are likely to undergo sharp revisions as the pandemic affected data collection। कह रहे जो सबसे नए आंकड़े आए हैं वो हो सकता है लिए गए हों, may also be taken, एक इंडिकेटर के तौर पे, एक निशान के तौर पे, और at best, है ना, अच्छे से अच्छे सिनेरियो में at best। और किस चीज़ के साथ ही? इस चीज़ के साथ ही, with NSO ने स्ट्रेस कर दिया है इसके, इस चीज़ पे जोर देने के साथ ही, दैट वो ये कि ये जो एस्टिमेट्स हैं ये लाइकली हैं फिर से अंडरगो होंगे, फिर से नीचे जाएंगे एक बहुत ही शार्प रिवीजन के, जैसे ही पैंडमिक ने अफेक्ट किया है या क्योंकि पैंडमिक ने प्रभावित किया है डेटा के कलेक्शन को। समझ गए ना? तो लेटेस्ट नंबर हो सकता है ये सच्चे हो भी ना, ये सिर्फ एक इंडिकेशन हो एनएसओ जो कि स्ट्रेस कर रहा है इस चीज़ का कि एस्टिमेट्स हम फिर बदलेंगे, शार्प रिवीजन आएगा। 8% से आप 7%, 6% भी देख सकते हैं। कह रहे क्योंकि पैंडमिक में जो डेटा हमने कलेक्ट किया था वो सारा डेटा गलत था, है ना? पैंडमिक ने डेटा कलेक्शन को अफेक्ट किया हुआ था। अब सही डेटा मिल रहा है तो हम सही आपको फिगर्स आगे बताते जाएंगे। समझ गए? मे ऑल्सो भी टेकन की प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है स्ट्रेसिंग, है ना? वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। स्ट्रेसिंग के सिनोनिम है एम्फसाइजिंग या हाईलाइटिंग, किसी चीज़ पे जोर डालना। अंडरगो मतलब किसी चीज़ के एक्सपीरियंस करना, गो थ्रू होना। व्हेन यू अंडरगो समथिंग, आप उस चीज़ के नीचे से गुजरते हो या उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। कह लाइक द अफेक्टेड, लाइक द ग्रोथ रेट फॉर 1920 was revised for 4.2% to 4% in January. The real GDP growth for the third quarter for last fiscal has been scaled down to 3.3% from 4.1%. अब इस सेंटेंस में एक एरर है, आपको बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। आप इतना मेरे साथ सीख चुके हैं, ज़रूर से ढूंढें। इतने में मैं इसको करता हूँ पहले ट्रांसलेट, है ना? कह रहा जैसे ग्रोथ रेट जो थी, लाइक जो थी ग्रोथ रेट, और कब के लिए? 19-20 के लिए। उसको रिवाइज़ किया गया था 4.2% से 4% पे जनवरी के अंदर। कह रहा जैसे ये काम हुआ था वैसे ही जो रियल जीडीपी ग्रोथ है तीसरे क्वार्टर के लिए लास्ट फिस्कल के, उसको भी स्केल डाउन कर दिया गया है, उसको भी कम कर दिया गया है। और कहाँ पे? 3.3% पे 4.1% से। समझ गए ना? तो कह रहे जैसे वहाँ हुआ था वैसे यहाँ भी हुआ है। अब देखने वाली चीज़ें, ग्रोथ रेट की वर्ब है वॉज रिवाइज्ड, रियल जीडीपी ग्रोथ की वर्ब है हैज़ बीन स्केल डाउन। पैसिव वॉइस में स्केल डाउन करने का मतलब है किसी चीज़ को काट छांट करके छोटा करना, कर्टेल करना, कट डाउन करना। स्केल डाउन का बिल्कुल उल्टा हुआ स्केल अप करना, किसी चीज़ को लेवल दर लेवल ऊपर लाना, बढ़त करना किसी में, है ना? अब उस एरर को देखेंगे। लाइक वर्सेस एज वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। नोबडी केयर्स फॉर द लॉ लाइक या एज आई डू। कोई भी लॉ की उतनी परवाह नहीं करता जैसे कि मैं करता हूँ, है ना? मेरे जैसे कोई भी परवाह उतनी नहीं करता। लाइक और एज दोनों का मतलब होता है जैसे, लेकिन दोनों का अलग यूज़ है। एज एक कंजंक्शन है, लाइक एक प्रपोजिशन है। अगर ऐसा है तो आई डू एक वर्ब और सब्जेक्ट के पेयर को आपको एक कंजंक्शन देनी होगी। तो लाइक एज डू, लाइक आई डू नहीं, एज आई डू। समझ गए ना? लाइक तो एक प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। आई डू तो एक क्लोज है,
अगर क्लोज है तो प्रेपोजिशन नहीं कंजंक्शन की ज़रूरत है, आप यूज़ करेंगे एज को। मीनिंग दोनों का एक जैसे ही है ना, की तरह है, लेकिन ना एज का यूज़ अलग है लाइक से। वैसे ही नोबडी केयर्स फॉर द लॉ लाइक मी, मेरी तरह कोई भी लॉ की परवाह नहीं करता। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन पड़ा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो यहाँ से इसको निकाल दो और लाइक को बना दो प्रेपोजिशन, ठीक है ना। सेंटेंस वही, मीनिंग वही, सिर्फ चेंज कर दिया आपने, एज और लाइक में से एक को चूज़ किया है ना, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यू रीप लाइक या एज यू सॉ, आप वही बोते हैं, आप वही काटते हैं जैसा आपने बोया। रीप का मतलब है काटना फसल को, सो का मतलब है बोना फसल को। अब देखो यू सॉ एक क्लोज है, क्लोज सही है तो उसके हिसाब से एज आएगा ना कि लाइक आएगा। यू रीप एज यू सॉ। और वैसे ही देयर इज़ नो प्लेस लाइक या एज होम, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है घर जैसी। अब देखो यहाँ पे होम नाम का एक नाउन रखा है, क्लोज नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो एज का काम नहीं है, आप लगाएंगे लाइक को। मीनिंग दोनों का एक है लेकिन यूज़ अलग है। अगर क्लोज पढ़ा हो तो एज, अगर क्लोज ना पढ़ा हो तो प्रेपोजिशन लाइक। अब इस केस में देखो यहाँ पे लाइक के बाद में इसने पूरा क्लोज रखा हुआ है, ग्रोथ रेट वॉज रिवाइज्ड, है ना। अगर क्लोज रखा हो ना मेरे भाई तो यहाँ पे लाइक का काम नहीं है, यहाँ पे एज का काम है। चलिए आगे बढ़े। कर द बेस इफेक्ट मे वेल हैव हेल्प्ड nudge India's growth into positive territory, but it is an important psychological barrier to cross। कह रहे जो बेस इफेक्ट है, जो 19-20 में भी बेस हमारा कमज़ोर था, उसी की वजह से हेल्प मिली होगी नज करने में, धक्का देने में इंडिया की ग्रोथ को पॉजिटिव टेरिटरी में, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने में। कह रहे 19-20 की वजह से हमें थोड़ा हेल्प मिला होगा। कह रहे लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर है क्रॉस करने वाला। नेगेटिव से पॉजिटिव में आना अपने आप में साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हमने क्रॉस कर दिया है। भले ही ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 19-20 में भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, लेकिन 0.4% का पॉजिटिव आना हमारे लिए एक बहुत ही मानसिक जीत है, ऐसा समझ गए ना। हेल्प के बाद में नज लगा हुआ है, नज का मतलब होता है धक्का देना, पुश करना। कह रहे ग्रोथ नंबर्स alone may still not be capturing the tumult faced by swathes of informal and micro enterprises, nor do they reflect a recovery in the job market। कह रहे ग्रोथ के नंबर्स है ना, ये अकेले कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं उस ट्यूमल्ट को, उस टर्मोइल को, उस बहुत बड़े तूफान को जो फेस किया जा रहा है एक बहुत ही बड़े एरिया के द्वारा, जो है हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस का, है ना। और ना ही ये ग्रोथ के नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी रिकवरी को जॉब की मार्केट में। कह रहा है इससे जॉब वॉब पे कोई असर नहीं पड़ा है। हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेज, छोटी मोटी दुकानें और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वहाँ पे अभी बहुत बड़ा तूफान जारी है और लोगों की जॉब भी ज़्यादा कुछ बनी नहीं है आफ्टर द कोरोना, है ना। देखने की चीज़ ग्रोथ नंबर्स की वर्ब है मे बी कैप्चरिंग, मे नॉट बी कैप्चरिंग। ट्यूमल्ट का मतलब है तूफान, टर्मोइल, कमोशन, पेंडेमोनियम, है ना, अशांति बोलते हैं ट्यूमल्ट को। स्वेद का मतलब है बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एरिया, स्वेद। कह रहा द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस in employment and contact intensive services sectors is a worry and the government must consider support measures। कह रहा लगातार बना हुआ तनाव, स्ट्रेस जो है कहाँ पे, एक तो एम्प्लॉयमेंट में और एक कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर में। ऐसे सर्विस सेक्टर जहाँ पे कॉन्टैक्ट बहुत होता है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जैसे कि ट्रैवलिंग सेक्टर, है ना। कह रहे जो लगातार बनी हुई स्ट्रेस है इस प्रकार के सेक्टर में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और कॉन्टैक्ट बहुत होता है, कह रहा वो एक वरी है। और कैसे वरी है, कह रहा सरकार को कंसीडर करना ही चाहिए कि सपोर्ट मेजर्स लाए, इनके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए, इनको सपोर्ट मिले। आज भी होटल्स में रुकने से लोग कतरा रहे हैं। इस सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर में जॉब्स की जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं जॉब्स आज की डेट में, समझ गए। कंटिन्यूइंग मतलब लगातार बनी हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, एडजेक्टिव है। कह रहे द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स सच एज महाराष्ट्र and the risk of infections rising in pole bound states do not bode well either for services or the fragile economy recovery in manufacturing। अब बात करेगा फिर से कोरोना की जो वेव आ रही है, दो अलग जो है स्टेट्स में। कह रहे जो दूसरी वेव आई है इन्फेक्शंस की इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट में। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गर्माई होती है। इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट का मतलब है जहाँ पे सारी इंडस्ट्री गर्म होती है ना, बहुत काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। कह रहे तो दूसरी वेव आई है इन्फेक्शंस की इंडस्ट्री इंटेंसिव इस महाराष्ट्र में, और जो रिस्क है, जो बहुत बड़ा जोखिम है उस इन्फेक्शंस के राइज करने का पोल बाउंड स्टेट्स में,
ऐसी स्टेट्स में जिनमें पोल अभी होने ही वाला है, चुनाव अभी होने वाले हैं, है ना, 5 स्टेट्स में। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, सेकंड वेव और रिस्क, ये बोर्ड वेल नहीं करते हैं, ये हमें अच्छा फ्यूचर नहीं दिखाते हैं। बोर्ड करने का मतलब है फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, वेल मतलब अच्छे से, तो ये अच्छा भविष्य में नहीं बताते हैं, ना तो सर्विसेज के लिए और ना ही फ्रेजल रिकवरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सर्विस सेक्टर में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, जॉब्स नहीं आएंगी वापस, और जो मैन्युफैक्चरिंग में रिकवरी आई थी फ्रेजिल सी, वो भी आगे नहीं बनी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सेकंड वेव आ गई है। समझ गए? दोनों की वर्ब है डू नॉट बोर्ड वेल। बोर्ड मतलब फोरकास्ट करना, ऑगर करना। व्हेन यू बोर्ड वेल यू ऑगर वेल, आप आगे का भविष्य अच्छा बताते हो, है ना। अच्छा बताने वाले भविष्य के लिए, शगुन के लिए हमारे पास वर्ड होता है ऑस्पिशियस, ठीक है। अच्छा, शगुन का बिल्कुल उल्टा होता है अपशगुना, अपशगुन। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप ही बताएंगे मुझे जरूर से याद करके, मैं दोनों वर्ड से एक साथ बताता हूँ हमेशा, है ना। ऑस्पिशियस मतलब शगुन भरा, और अपशगुन भरा उसके लिए क्या वर्ड है, जरूर से सोच के बताएं, अपने नोट्स को देखें। फ्रेजिल मतलब कमजोर। कह रहा है अ स्मूथ एंड एक्सपेडिशियस रोल आउट ऑफ द वैक्सीन विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल इज एन इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया नेविगेट द बम्स अहेड फॉर मोर डेफ्टली। कह रहा है एक स्मूथ और जल्दी होने वाला जो रोल आउट है, जो लॉन्च है वैक्सीन का, समझ गए ना। एक तो स्मूथ हो और बहुत जल्दी हो, फास्ट हो, और किसके साथ ही, प्राइवेट सेक्टर के ड्राफ्ट इन होने के साथ ही, प्राइवेट सेक्टर के काम पे लगाए जाने के साथ ही। अच्छा, किस चीज़ को अचीव करने के लिए, स्केल को अचीव करने के लिए, बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन को। कह रहा है ये जो रोल आउट है ना इस चीज़ के साथ, ये है एक इम्परेटिव, ये है एक बहुत ज़रूरी कंडीशन। और क्यों भाई, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए इंडिया को, कि वो नेविगेट कर पाए, रास्ता तय कर पाए आगे के बम्स का, आगे के उछालों का, डिफ़िकल्टीज़ का अहेड, और कैसे मोर डेफ्टली, और ज़्यादा डेफ्ट तरीके से, स्किलफुली, है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अगर आप वैक्सीन का रोल आउट कर देते हो और प्राइवेट सेक्टर को काम पे लगा देते हो, तो इससे सब लोग को वैक्सीनेशन हो जाएगा। आगे आने वाली डिफ़िकल्टीज़ में, बम्प्स में हमें थोड़ा सा नेविगेट करने में हेल्प मिलेगी। समझ गए? एक्सपेडिशियस मतलब फास्ट। रोल आउट की वर्ब है इज, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन, है ना, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ड्राफ्ट इन करने का मतलब है, एक फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होगी, रोप इन करना, किसी को पकड़ के ले आना, बोल मेरी हेल्प कर। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर को भी पकड़ के लाया गया कि आप जो है वैक्सीनेशन करो, है ना। ड्राफ्ट इन करना, रोप इन करना। इम्परेटिव मतलब नेसेसरी कंडीशन। हेल्प के बाद में बेयर, चाहे टू, कोई भी इन्फिनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्प टू नेविगेट या हेल्प नेविगेट एक ही बात है। बम्प मतलब डिफ़िकल्टी। डेफ्टली मतलब स्किलफुली, है ना, एड्रॉइडली, एकदम कलाबाजी के साथ। चलिए, सिंपल आर्टिकल था आज का, वोकैबुलरी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन ओवरऑल आर्टिकल का लेवल जो है 8 का ही है ना, और 8 आउट ऑफ 10। आज का क्विज़ है, जरूर से अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। क्विज़ भी सिंपल है। कह रहा है स्ट्रेंज फैक्ट हैज़ इमर्ज्ड आफ्टर बाय विद या फ्रॉम डेकेड्स ऑफ रिसर्च इनटू आवर स्पेंडिंग बिहेवियर। कह रहा है एक बहुत ही अजीब सा फैक्ट इमर्ज हुआ है, उभरा है कई दशकों की रिसर्च के बाद, जो हमारी स्पेंडिंग बिहेवियर में हुई थी। अब देखो, इमर्ज के बाद में, सरफेस के बाद में, एमिनेट के बाद में, सब के बाद में आप क्या लगाते हैं, फ्रॉम नाम के प्रपोजिशन को लगाते हैं, है ना। कहाँ से कौन सी चीज़ उभरी है, क्लियर। इट हैज़ बीन नाउ एस्टेब्लिश्ड दैट, अब कुछ भी लगाओगे, बुलवॉक, पेंट अप, ड्राफ्टेड एंड सप्रेसिंग। इट हैज़ बीन नाउ एस्टेब्लिश्ड के इस टाइप की जो डिमांड है, इन चारों में से कोई भी एक टाइप की, एक सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट, कैन एक्सप्लोड इनटू ओवर बाइंग व्हेन द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल। कह रहा है जो ये डिमांड है ना इस टाइप की, एक प्रोडक्ट की, कह रहा है वो एक्सप्लोड इनटू हो सकती है, और किसमें, बहुत ज़्यादा बाइंग में, ओवर बाइंग में, जब प्राइसेस एक प्रोडक्ट के फॉल करते हैं। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही प्राइस कम होगा ना तो लोग उसको ओवर बाय करते हैं, ऐसा हमने देखा है ना। डिमांड एक्सप्लोड इनटू कर जाती है, फट के ओवर बाइंग में जो है बदल जाती है। अब देखो डिमांड कैसी होगी, डिमांड होगी बुलवर्क, पेंट अप, या ड्राफ्टेड इन, या सप्रेसिंग। देखो, पेंट अप का मतलब है सप्रेस्ड, दबी हुई, जिसको लोगों ने दबा के रखा हुआ, ऐसी डिमांड को खर्चा नहीं कर रहे हैं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ड्राफ्ट इन करने का मतलब है किसी को काम पे लगाना। बुलवर्क का मतलब है सपोर्ट, और सप्रेसिंग मतलब है सप्रेस करने वाली। हमें चाहिए था यहाँ पे सही वर्ड सप्रेस्ड, समझ गए हो। अगर सप्रेस्ड होता ना तो पेंट अप का सिनोनिम हो जाता, लेकिन सप्रेस्ड पास्ट पार्टिसिपल यहाँ है नहीं, हमने सप्रेसिंग यूज़ किया हुआ है। डिमांड सप्रेसिंग नहीं हो सकती, डिमांड सप्रेस्ड हो सकती है ना। तो बी आपका आंसर है। ये पेंट अप वर्ड आर्टिकल में आया था, आपको ये मत पूछना सर कहाँ से लिख दिया, आर्टिकल में आया था, पेंट अप डिमांड है ना, वहीं से हमने लिया है। अब आगे बढ़ो। कह दिस ओवर बाइंग ड्यू टू, ओइंग टू, और टू, या बिकॉज।
रिड्यूस प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस डैश मल्टीपल टाइम्स। कह रहा है ये जो ओवर बाइंग है ना इस प्रोडक्ट की, इस कारण से ड्यू टू ओइंग टू और टू बिकॉज रिड्यूस प्राइसेस के उस प्रोडक्ट के, कह रहा है ये आगे ले जाकर के लीड कर जाती है इंक्रीज प्राइसेस में कई मल्टीपल टाइम्स। तो प्राइस कम हुआ, ओवर बाइंग हुई, जैसे ही ओवर बाइंग हुई प्राइस बढ़ गया, क्योंकि ओवर बाइंग के बाद उसकी सप्लाई कम हो गई, तो इस प्रोडक्ट का फिर से प्राइस बढ़ जाता है और फिर से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है। पहले 4 नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जब भी इंक्रीज डिक्रीज हो किसी भी चीज़ में कितने भी परसेंट वगैरह से, तो आप बाय प्रपोर्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो बाय आ जाएगा। अब तीसरे में देखो, यहाँ पे ड्यू टू या ओविंग टू में से एक को चूज़ करना है। ध्यान देना, अगर लीड टू नाम की मेन वर्ब से वाई का रिप्लाई करे तो ओइंग टू, अगर वाई का रिप्लाई ना करे तो ड्यू टू। अब ये बताओ मुझे, ये जो ओवर बाइंग होती है ये होती है रिड्यूस प्राइसेस के कारण, या फिर ये जो प्राइस इंक्रीज होता है ये होता है रिड्यूस प्राइसेस के कारण? इस लीड का वाई का रिप्लाई करने वाला है रिड्यूस प्राइसेस, या ओवर बाइंग का वाई का रिप्लाई करने वाला है? सर ओवर बाइंग हो रही है इसकी वजह से, प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, सिर्फ ओवर बाइंग इसकी वजह से हो रही है। अगर ऐसा है तो इस नाउन के लिए वाई का रिप्लाई करना एक एडजेक्टिव करेगा ना कि एक एडवर्ब करेगा, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा ड्यू टू को। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बस हमेशा ये देख लिया करो वर्ब से जो वाई का रिप्लाई करेगा वो ओइंग टू होगा, और जो किसी नाउन से वाई का रिप्लाई करे, नाउन को डिफाइन करे, वो करेगा ड्यू टू, है ना, ड्यू टू। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कह रहे लाइक एज सब्सिक्वेंट टू या फीबल any demand elastic product, the product again shifts back to the pent up phase after the increase in prices। कह रहा है किसी भी इलास्टिक डिमांड इलास्टिक प्रोडक्ट की तरह ये प्रोडक्ट अगेन शिफ्ट बैक कर जाता है पेंट अप फेज में, और कब? जब इसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो हर डिमांड इलास्टिक प्रोडक्ट की तरह ये भी प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद इसकी डिमांड जो है अचानक से बढ़ जाती है। अब देखो क्या करना है, इसमें हमें बताया गया है एक ऑब्जेक्ट डिमांड इलास्टिक प्रोडक्ट, इसके लिए यहाँ पे जो भी आएगा वो एक प्रेपोजिशन होगा। एज और लाइक में से अगर आप चूज़ करेंगे तो लाइक को चूज़ करेंगे, समझ गए ना। एज लगा होता तो इस डिमांड इलास्टिक प्रोडक्ट को एक वर्ब भी देनी पड़ती, क्योंकि एज कंजंक्शन है ना। सब्सिक्वेंस टू और फीबल तो ऐसे ही चिपका दिया मैंने, इनका कोई मीनिंग नहीं है। लाइक को चूज़ करेंगे आप एज अ प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ले लेगा एनी डिमांड इलास्टिक प्रोडक्ट। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। ग्रामर सीरीज़ को पूरा करें, पार्ट्स आ चुके हैं 33, आप ही लोगों के लिए बनाई है। बेस अपना अच्छा बना लें, आगे के एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, है ना। एक लाइक और एक शेयर जरूर दें वीडियो को, और अपने कमेंट्स में बताएं अपना आज का स्कोर। साइनिंग आउट।